गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पावर वायरिंग, जो कि सेमेस्टर एग्जाम में 30 मार्क के क्वेश्चन उनसे आते हैं। ठीक ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे हमारे प्रिय दोस्त ने हमें कमेंट करके ये बोला है कि आप सर एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग पे कोई वीडियो बनाइए, तो हम आपके रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो ये जो 30 मार्क के क्वेश्चन हैं, 30 मार्क जो है आपके मुट्ठी में आ जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। और आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक क्वेश्चन बनाइए, पूरा आपका सेमेस्टर में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो 100% ही बनेंगे। क्योंकि आपको मालूम होगा कि सेमेस्टर में जो ये इसका सिलेबस एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का, तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें जो है 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 मार्क के 2 क्वेश्चन और 30 मार्क के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के 20 + 30 50 और 50 + 20 ऑब्जेक्टिव का, तो 70 मार्क आपका पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि काफ़ी इजी है। और ये जो 2 क्वेश्चन है वो हम आपको बता देंगे। अगर आप कमेंट करते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो हम उस पर बता देंगे कौन कौन सा क्वेश्चन ये 10 मार्क में आएंगे। हम देख सकते हैं ये जो 10 मार्क के क्वेश्चन, जिसमें एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का पर्पस, कौन सा वायरिंग डायग्राम कहाँ यूज़ किया जाता है, वेरियस सिस्टम होता है वायरिंग करने का, वो सब पूछा जाता है। अर्थिंग क्या होता है, न्यूट्रल अर्थिंग, के पिछले ईयर में पूछा जा चुका है, सॉरी पिछले सेमेस्टर में। तो आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं हाउस वायरिंग और इससे जो 10 मार्क के क्वेश्चन है उससे रिलेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। आज के इस वीडियो में हम जनरली बात करेंगे पावर वायरिंग की। तो आप देख सकते हैं यहाँ हाउस वायरिंग भी है। हाउस वायरिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें और 3D में आपको यादें रखना पड़ता है, इसके लिए ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और सिंपल फॉर्म में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पावर वायरिंग आता है। पावर वायरिंग काफ़ी आसान ईजी क्वेश्चन होता है इसका। तो आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए हाउस वायरिंग और पावर वायरिंग में से, तो आप पावर वायरिंग ही बनाएं और इसमें अच्छा खासा आपको मार्क मिल जाएगा। 30 में से आपको 25+ मार्क मिलेगा ही मिलेगा अगर आप इस वीडियो को देखते हैं। तो चलिए धन्यवाद करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। फ्रेंड, पावर वायरिंग पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को वायरिंग के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। जिसे सिविल इंजीनियर बिल्डिंग बना देता है या फिर कोई फैक्ट्री बना देता है, तो या फिर कोई मॉल बना देता है, तो उसमें फिर उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन का जरूरत पड़ता है। मतलब उसमें जो है लाइन बिछाना पड़ता है अंदर, ठीक ना, या बाहर कोई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वायरिंग 3 टाइप्स के होते हैं। वायरिंग का जो टाइप्स होता है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला है हमारा इंटरनल वायरिंग, जैसे कि सिविल इंजीनियर घर बनाता है तो उनके बाद हम घर के अंदर में कैंसिल कंडक्ट या फिर कोई भी टाइप्स ऑफ वायरिंग सिस्टम करते हैं, आगे पढ़ेंगे वो करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल वायरिंग, जैसा कि आप फिगर में हम देख सकते हैं। फिर होता है ओवरहेड वायरिंग, जैसे कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो है वो क्या है, ओवरहेड लाइन है। फिर एक आता है अंडरग्राउंड लाइन, आप यहाँ देख सकते हैं अंडरग्राउंड लाइन, जो कि ज़मीन के अंदर से आता है। जब ज़्यादा जहाँ घनी आबादी रहता है, पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ ओवरहेड लाइन जो है सफिशिएंट नहीं होता है, डेंजर जो है ज़्यादा होता है, खतरा ज़्यादा होता है, तो जिनके कारण जो है वहाँ अंडरग्राउंड वायरिंग किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में किस तरह से अंडरग्राउंड वायरिंग किया हुआ है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि 3 टाइप्स ऑफ वायरिंग होता है। पहला है अंडरग्राउंड, दूसरा है इंटरनल वायरिंग और तीसरा है ओवरहेड वायरिंग। अब इसकी स्कीम क्या क्या है, किस तरह से वायरिंग हमारे बात कर रहे हैं पावर वायरिंग, तो जैसे हमारे घर में किस तरह से वायरिंग करते हैं या फैक्ट्री में किस टाइप की वायरिंग का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला है कंसील कंडक्ट वायरिंग। इसमें क्या होता है, जब घर बनाया जाता है या फैक्ट्री बनाई जाती है, वर्कशॉप बनाया जाता है, तो उसी दौरान क्या हो जाता है, आप जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या किया जाता है, घर के पहले ही उसमें कंडक्ट मतलब क्या, पाइप। कंडक्ट का मतलब होता है पाइप। अब पाइप बिछा दिया जाता है, उसके बाद उस पर प्लास्टर कर दिया जाता है, तो जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ठीक ना। कंसील कंडक्ट वायरिंग जो है प्लास्टिक का भी कंडक्ट हो सकता है और स्टील का भी हो सकता है, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है सरफेस कंडक्ट वायरिंग। सरफेस कंडक्ट वायरिंग का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये सरफेस पे किया जाता है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, बट इसको जो है ऊपर से ढका नहीं जाता। जैसे कि पहले वाले फिगर में हम देखे तो उसको हम प्लास्टर करके ढक देते हैं ताकि नीट एंड क्लीन दिखे हमारा रूम, उसमें भद्दा सा ना दिखे, पाइप दिखाई ना दे, तो जिसके कारण क्या करते हैं उसमें प्लास्टर कर देते हैं। उसमें बहुत सारा डिसएडवांटेज है, अगर कोई खराबी हो जाए तो बहुत उसको ठीक करने में बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी होता है तो उसे हम इजी वे में खोल के ठीक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप फिगर देख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम सरफेस कंडक्ट वायरिंग, जो कि सरफेस पे किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज डिसएडवांटेज भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे जरूर पढ़ लें। आप देख सकते हैं यहाँ सरफेस कंडक्ट वायरिंग है, इधर कंसोल कंडक्ट वायरिंग है। नेक्स्ट है हमारा केसिंग कैपिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर वायरिंग यही किया जाता है आजकल हमारे हाउस में। केसिंग कैपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि पहले इस टाइप का एक बॉक्स आता है, उसके अंदर हम वायर को डाल देते हैं, फिर उससे उस पर ढक्कन लगा के बंद कर देते हैं। जनरली आप यहाँ फिगर से देख सकते हैं, ऊपर वाले सतह को हम बोलते हैं कैपिंग और पीछे वाले को बोलते हैं केसिंग। तो इस तरह हम इस वायरिंग को कहेंगे केसिंग कैपिंग वायरिंग। नेक्स्ट है हमारा ये सब वायरिंग की जानकारी आपको होना चाहिए, इससे 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है हमारा बैटन वायरिंग। जनरली ये लोग हम लोग यूज़ करते हैं जब ये टेम्प्रोरी वायरिंग इसको भी बोल सकते हैं, कि जो कुछ समय के लिए ये सालों भर नहीं चलता है, जबकि कैंसिल कंडक्ट वायरिंग जो होता है वो सालों भर, या सरफेस कंडक्ट वायरिंग जो है वो सालों भर चलता है, बट ये जनरली टेम्प्रोरी किया जाता है, टेम्प्रोरी समय के लिए किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें क्या करते हैं, वायर को देके उस पर कील जो है
कील से उसको सेट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लिट वायरिंग। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं क्लिट वायरिंग का डायग्राम किस तरह से है, किस तरह से उसको फिट किया जाता है, ठीक ना। 3 फेज वायर है, 3 फेज वायर को उसको क्या किया है, क्लिप कर दिया गया, इसको बोलते हैं हम क्लिट वायर। तो ये था वायरिंग सिस्टम जो कि जनरली हम लोग अपने हाउस में करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हाउस वायरिंग पे भी वीडियो बनाऊँ तो जरूर कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं पावर वायरिंग पे। तो आइए फाइनली बढ़ते हैं पावर वायरिंग की ओर। पावर वायरिंग देखिए, अगर ये आपको टॉपिक समझ में ना आए तो भी आपके 25 मार्क एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अब कैसे, तो जो भी हम आपको स्टेप 7 स्टेप आपको बता रहे हैं बस आपको उसको रट लेना है, एकदम रिमेंबर कर लेना है, ठीक ना। और किस तरह से आपको 25 प्लस मार्क आएंगे ये हम आपको बताएं, बस आपको रिमेंबर कर लेना है पूरा स्टेप अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं। और समझने के लिए आपको 3D में एजम्पशन करना पड़ेगा। आपको जस्ट लाइक अपने रूम को एज ए वर्कशॉप मतलब यूज़ करना पड़ेगा, कहाँ हम इंस्टॉल करेंगे मोटर, ये आपको 3D में सोचना पड़ेगा। यहाँ 2D में फिगर है, 3D तो संभव नहीं हो पाता, बट हर संभव मैं प्रयास करूंगा। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये 2018 में पूछा गया था सेमेस्टर एग्जाम। तो क्वेश्चन है द प्लान ऑफ फाउंड्री वर्कशॉप एज शोन इन फिगर। जैसा कि यहाँ फिगर में देख सकते हैं प्लान दिया गया है, लेआउट उसका दिया गया है, और जो मोटर है उसका जो रेटिंग है वो 3 HP का है और 400 वोल्ट उनका है, और 50 फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी जो कितना है 50 हर्ट्ज है, और उनका जो रोटेशन है मतलब RPM जो है, स्पीड जो है वह 1440 RPM, और 10 HP का मोटर है। और इसको इंस्टॉल करना है स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ। स्टार्टर क्या होता है ये आप मशीन चैप्टर में पढ़े होंगे। सप्लाईमेंट्स के साथ यहाँ फिगर दिया गया इसी सप्लाईमेंट्स का, और इसे हमको क्या करना है 3 फेज 3 वायरिंग डायग्राम खींचना है, और साथ ही साथ कितना मटेरियल उसमें लगेगा उसका एस्टिमेटिंग करना है, और साथ ही साथ उसका कॉस्टिंग भी करना है। तो ये है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको जो भी हम स्टेप बताएंगे आगे, ठीक ना, तो उसको आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो हम बार बार बोल रहे हैं आप रट ही लें, आपको 25 प्लस मार्क आएंगे आएंगे। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न होता है बस यहाँ आपको डिजिट चेंज हो जाएगा। जैसे कि देखिए ये प्लान ऑफ फाउंड्री वर्कशॉप है, शोन इन फिगर ऐसा देगा, या 3 फेज, यहाँ जो टर्मिनल वोल्टेज है इसका ये चेंज हो सकता है। फ्रिक्वेंसी तो सेम ही रहेगा, इंडिया 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का यूज किया जाता है। RPM यहाँ से चेंज हो सकता है, स्पीड जो इनका वो चेंज हो सकता है, रेटिंग ऑफ मोटर जो है वो चेंज हो सकता है। बाकी डाटा सब कुछ सेम होगा। यहाँ जो है इनका लंबाई चौड़ाई चेंज हो सकता है, बाकी जो डाटा होगा वो सब में वही स्टेप लगेगा जो हम आपको आगे बताएंगे। तो इसीलिए हार बनाने की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। बस आपको जो भी डाटा चेंज होगा तो आपको जो भी रिमेंबर है, जैसे कि अगर यहाँ आपको 1440 RPM रिमेंबर है तो वहाँ क्या कर देना, जो अगर 1200 पूछ रहा है RPM तो वहाँ 1200 उसके जगह हम रिप्लेस कर देंगे। यानी कि जो भी डाटा हमारे एग्जाम में आएंगे, आपके एग्जाम में आएंगे, उनको वहाँ हम क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे। बाकी जो भी स्टेप है उनको A to Z सेम फ्लो करेंगे। चलिए स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें लिखेंगे फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। जैसे कि यहाँ मोटर आउटपुट दिया गया था 10 HP, जैसे कि आप देखें BR, ठीक ना। लोड वोल्टेज जो है, टर्मिनल वोल्टेज जो 400 वोल्टेज है, और 3 फेज 3 वायर है, और उसका फ्रिक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज, और एन जो है वो कितना है 1440 RPM। यहाँ जो ये जो डाटा है वो चेंज हो सकता है, हम ये बोल रहे हैं, ठीक है। आपको स्टेप पूरा याद रखना। पहला स्टेप है कि आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसको आपको अपने आंसर शीट में लिख देना। अब स्टार्ट करते हैं एजम्पशन से। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, एजम्पशन करना है, कुछ मान लेना है। जैसे कि देखिए यहाँ मान लेना है कि हाइट ऑफ सीलिंग जो है, यहाँ आपको मान लेना है कि जो हाइट ऑफ सीलिंग है, मतलब सीलिंग का मतलब क्या, छत। जैसे कि अगर ये घर है हमारा तो ये अगर फ्लोर है तो ये क्या है, छत है, जिसको सीलिंग भी बोला जाता है, ठीक ना। इनका जनरली हाइट होता है 4 मीटर, बट यहाँ हम माने 3.5 मीटर, जो कि वर्कशॉप का होता है थोड़ा छोटा होता है एज कम्पेयर टू हाउस, ठीक ना। आप अपने अकॉर्डिंग भी मान सकते हैं, यहाँ 4 मीटर भी मान सकते हैं, बट डाटा आपका चेंज हो सकता है। इसीलिए आप जो यहाँ दिया गया है 3.5 आप उसे ही मान के चले। तो हम ये माने कि जो सीलिंग का हाइट है, मतलब छत का हाइट है, जो भी वर्कशॉप दिया गया सिर्फ उसमें आपको लंबाई चौड़ाई दिया गया, आपको हाइट नहीं दिया गया। आपको ये जंक्शन करके चलना है कि मान लेते हैं कि उनका जो हाइट है वो कितना है 3.5 है। नेक्स्ट वन आपको मान लेना है कि वायरिंग लेवल जहाँ से हम वायरिंग करेंगे, ठीक ना। अगर जो भी हाउस है उसमें जो हम वायरिंग करेंगे, ठीक ना, वायरिंग का क्या लेवल होना चाहिए वो हम मान लेते हैं 2.5, यानी कि पावर वायरिंग जो करेंगे वो कितना करेंगे 2.5। नेक्स्ट है MCB कहाँ रखेंगे, हाइट ऑफ MCB फ्रॉम फ्लोर। फ्लोर मतलब क्या, जमीन, नीचे से, जमीन से जो है MCB का हाइट क्या होना चाहिए, स्विच का जो MCB जो है उसका हाइट क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 1.5 मीटर। और साथ साथ मोटर का जो इंस्टॉलेशन हाइट होगा फ्लोर से वो होगा 0.5, जो कि उसके फाउंड्री प्लान पे इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट है मोटर इज इंस्टॉल अवे फ्रॉम नियरेस्ट वाल, मतलब दीवार से अगर ये हमारा हाउस है या वर्कशॉप है तो उसमें जो हम मोटर इंस्टॉल करेंगे फाउंड्री शॉप पे, ये जो मोटर इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ दीवार से उसका कितना मतलब हट के होना चाहिए, उनका जो है वो होना चाहिए 3 मीटर। ये आपको एजम्पशन करना है। और साथ ही आपको मान लेना है कि इफिशियंसी कितना है 0.8
0.85 100% नहीं होता, क्योंकि मोटर में बहुत सारा लॉस होता है, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, जो कि आप मशीन पढ़ेंगे तो ये बात जानकारी होगी आपको। और पावर फैक्टर आपको मान के चलना है 0.8 ऑलवेज। तो ये इसमें आपको चेंजिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट लाइक आपको इसको रिमेंबर ही कर लेना है। जो 7 पॉइंट यहाँ दिया गया आपको इसको रिमेंबर कर लेना है। स्टेप 1 एजम्पशन करने के बाद स्टेप 2 में हम खींचेंगे जो भी क्वेश्चन हमको दिया गया, जो भी लेआउट दिया गया, जो भी प्लान दिया गया क्वेश्चन में, उनका ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम कैसे खींचा जाता है आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, जो भी उनका लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है वो एजम्पशन करके जस्ट अपने आंसर शीट के अनुसार आपको एक रेक्टेंगल साइज या जो भी स्क्वायर साइज का जो भी हाउस हो, सॉरी वर्कशॉप हो, वो आपको यहाँ ड्रॉ कर देना। ड्रॉ करने के बाद देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में यहाँ एसी मेंस दिया गया था, जहाँ से मतलब हमको सप्लाई दिया है, और किसी क्वेश्चन में यहाँ भी मेंस एसी मेंस दे सकता है, सप्लाई यहाँ से भी दे सकता है, ठीक ना। तो हर एक कंडीशन में दे सकता है। तो आपको करना क्या, जस्ट जितना भी फिगर है इसको आपको अपोजिट इधर से ड्रॉ कर देना है, ठीक ना। आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर मेंस इधरों से दे तो आपको टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, नहीं तो अगर आप मेंस इधर से भी दे तो आप यहाँ से भी लेके चल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आपको करना क्या है, एसी मेंस जहाँ से दे वहाँ से आपको जस्ट 0.5 मीटर हट के ICTP स्विच इंस्टॉल करना है। स्विच को इंस्टॉल करने के बाद जस्ट आपको पहले ये फिगर, ये जो है 26 मीटर का फिगर, ये नहीं बनाना है, आपको जस्ट यहाँ चलाना है। आपकी दीवार से 3 मीटर हटा के आपको जो मोटर इंस्टॉल करना है वहाँ स्टार डेल्टा स्टार्टर इंस्टॉल करना है, वहाँ लगाना है। उसके बाद वो जो मोटर का मेन स्विच होता है जहाँ से हम मोटर को ऑफ ऑन करेंगे, उससे भी 0.5 हटा के इसको स्टार डेल्टा स्टार को इंस्टॉल करना है। और उसके बाद एक लाइन के जरिए ये जो अंडरग्राउंड कंडक्ट वायरिंग है जो कि इनके बेस तक पहुंचेगा, और बेस से फिर इनको मोटर में सप्लाई दिया जाएगा। अभी 3D फिगर में हम बात करते हैं। तो ये जस्ट जो भी फिगर आप देख रहे हैं, जस्ट आपको सेम ऐसा ही आपको अपने एग्जाम में लिखना है। आपको यहाँ जो देखिए, आपको करना कुछ नहीं, जैसे ही है वैसे आप लिखना है। यहाँ दरवाजा है तो 2 दरवाजा दे देंगे, वर्कशॉप है तो बड़ा है, हॉल बड़ा है तो इसमें 2 दरवाजा दे देंगे, ये दरवाजा है। और उसके बाद क्या करना है, जस्ट देखिए सब जितना भी डाटा है, यहाँ से जितना भी डाटा है वो सेम लिखना है, और यहाँ से भी जितना डाटा है वो भी सेम लिखना है। जस्ट अगर आपको देखिए यहाँ सिर्फ 26 मीटर जो है वो अगर 30 था, तो इधर का देखिए 3 मीटर इधर कंजर्व कर रहा है, और 0.5 इधर और 0.5 इधर। तो 0.5 कितना हो गया 1, तो 3 1 कितना हो गया 4, तो बीच में कितना बचा 26, क्योंकि 30 इसका लेंथ था। अगर आपके क्वेश्चन में अगर 50 दे दे तो इसमें यहाँ क्या लिखेंगे 26 की जगह, तो 26 की जगह लिखेंगे हम 46। सिर्फ यहाँ जो है आपका डाटा चेंज होगा, बाकी जितना भी फिगर आप देख रहे हैं इसमें आपको चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। अगर यहाँ सपोज यहाँ आपको 20 दे दे तो यहाँ जो अभी 26 जहाँ था, यहाँ जो 26 था, अगर आपका लंबाई 20 होता तो यहाँ जो 26 की जगह हम क्या लिखेंगे 4 घटा के लिख देंगे, कितना हो जाएगा 16 यहाँ लिख देंगे। बाकी जितना भी डाटा है आपको सेम लिखना पड़ा। आप फिगर को ही एकदम रिमेंबर कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जितना भी एजम्पशन है स्टेप को पूरा एकदम रट लीजिए, ठीक ना। सिर्फ तो आपके 100% 25 प्लस मार्क आएंगे। नेक्स्ट वन स्टेप 3 है, आपको करना है अब लोड का कैलकुलेशन एम्पियर में। लोड का कैलकुलेशन करना, जो भी फार्मूला यहाँ दिया गया है वो फार्मूला सबके लिए यूज होगा। आपको देखिए HP कितना होता है 746, ठीक है, वाट होता है। 1 HP में 746 वाट होता है, और चूँकि 10 HP का मोटर है, ठीक, तो सबको एक ही यूनिट में रखेंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं 10 को 746 से गुना कर देते हैं, ताकि वो HP से डायरेक्ट वाट में चेंज हो जाए। फिर देखिए इनका फार्मूला होता है, देखिए आप पढ़े होंगे कि P होता है VI cos phi, वही फार्मूला यहाँ से हम I निकालेंगे तो क्या हो जाएगा P VI cos phi, तो वही फार्मूला यहाँ यूज किया गया है। तो इनपुट करंट मतलब I निकालने के लिए, ठीक ना, जो करंट है, जो करंट दिया गया, जो सप्लाई में करंट दिया गया उसका कितना लोड करंट है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो जो फार्मूला है ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिर्फ वहाँ आपको डाटा चेंज कर देना है। जैसे यहाँ 10 HP का मोटर है, आपके एग्जाम क्वेश्चन में 5 HP का दे सकता है, तो ये बात आपको याद रखना है। सिर्फ थोड़ी डाटा चेंज होगी, बाकी आपको इसमें पूरा रट लेना है। 25 प्लस मार्क आएंगे, हम बार बार बोल रहे हैं आपको। देखिए उसके बाद क्या करना है, हाँ उनके बाद √3 है, BI कितना था 400 वोल्ट था, और cos phi कितना माने थे 0.8, और इफिशियंसी कितना माने थे 0.85। उसके बाद हमको आपके पास कैलकुलेटर होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको क्या कर देंगे कैलकुलेशन कर देंगे, जो भी डाटा आएगा उसको अप्रोक्सीमेट लेके चलेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए आप 15.83 आया एम्पियर, तो इसको हम क्या मान लिए 16 एम्पियर। चलिए स्टेप 3 कंप्लीट हुआ। स्टेप 4 में आपको सिर्फ 7 स्टेप याद कर लेना है। स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 4 में देखिए करना है सिलेक्शन रेटिंग ऑफ मेन स्विच एंड केबल। देखिए जैसे ही हम लोड करंट फाइंड आउट किए तो उसके बाद हम अब लोड करंट के अकॉर्डिंग हमको कौन सा मेन स्विच लेना है, ICTP लेना है कि डबल
पोल स्विच लेना है, ठीक ना, या फिर कौन सा उसमें वायर यूज करेंगे, केबल, वायर यहाँ नहीं यूज करते हैं मतलब वर्ड, तो केबल यूज किया जाता है, ठीक ना। तो कौन सा स्विच लेंगे, कौन सा केबल लेंगे एज अकॉर्डिंग टू लोड करेंट। तो लोड करंट फाइंड हुआ 16 एम्पियर। अब हम डिसाइड करेंगे कौन सा हम मेन स्विच और केबल यूज करेंगे उस पावर वायरिंग के दौरान। तो चलिए लिखा हुआ है सिंस इंडक्शन मोटर एट ए टाइम ऑफ स्टार्टिंग ड्रॉ 1.22 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट। यानी कि होता क्या है, अगर एक इंडक्शन मोटर है उसका अगर रेटिंग 20 एम्पियर का है तो वो अपने रेटिंग के से लगभग 1.5 से 2 गुना ज़्यादा करंट स्टार्टिंग के समय खींचता है, क्योंकि लोड जो होता है ज़्यादा होता नहीं, तो जिनके कारण फ्लक्स उसमें ज़्यादा इंड्यूस होने लगता है, ज़्यादा रोटेशन होने लगता है, जिससे क्या होता है कि ज़्यादा वो जो है सप्लाई करंट खींचने लगता है। तो ये आप देख सकते, ये आपको जो भी स्टेप लिखा हुआ है यहाँ आपको पूरा सेम टू सेम आपको लिखना है, एकदम एक टू जेड जैसे है वैसे आपको लिखना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आई मैक्सिमम करंट कैसे निकालेंगे। तो आई मैक्सिमम करंट निकालेंगे, चूँकि यहाँ निकला था हमारा रेटेड करंट कितना था 16 एम्पियर, तो उसको 16 से 1.5 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो करंट कितना निकल गया 24 एम्पियर। आपको जो भी यहाँ आपको निकलेगा, जैसे अगर आपको 15 निकला, डाटा अगर चेंज रहेगा तो आपको 15 × 1.5 कर देना है। अब क्या करना है, नेक्स्ट करना है इसके अकॉर्डिंग आपको लोड करंट के अकॉर्डिंग आप मेन स्विच सेलेक्ट करना है। ICTP स्विच जो कि 43 से 43 एम्पियर और का होता है 500 वोल्ट तक उनका जो रेटिंग होता है। केबल लेंगे PVC एल्युमिनियम सिंगल कोर कंडक्टर, ठीक ना, सिंगल कोर कंडक्टर लेंगे। और कौन सा लेंगे, एल्युमिनियम का लेंगे, PVC वायर। तो ये जितना भी डाटा है, और एक अर्थ वायर लेना ही लेना है, क्योंकि मोटर में अर्थिंग जब तक नहीं देंगे तो फिर अगर शॉर्ट सर्किट होता है या फिर लीकेज करंट आता है तो जिनके कारण जो भी उस पर ऑपरेटर वर्क कर रहा है तो उसको खतरे का ज़्यादा चांसेस होता है, तो इसलिए अर्थ वायर भी यूज करना। तो जितना भी डाटा आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग से इधर उतना डाटा आपको पूरा डाटा ही लेना है। आप देख रहे हैं कुछ ही डाटा आपको सिर्फ चेंज हो रहा है, यहाँ आई मैक्स जो करंट है वो सिर्फ चेंज हुआ है, ठीक, और बाकी जितना भी डाटा है आपको एकदम A to Z रिमेंबर कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 5, उसमें आपको क्या करना है, स्टेप 5 ऑफ कंडक्ट, मतलब पाइप का कितना लंबाई होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए इन दिस वायरिंग सिस्टम कंडक्ट हैविंग 25 mm डायमीटर, जो भी हम इस सिस्टम में हम जो भी डाटा है वो सेम लिखेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे। तो 25 mm का डायमीटर का एक हम क्या लेंगे, कंडक्ट लेंगे, जो कि कहाँ से यूज किया जाता है, किया जाएगा मेन स्विच से स्टार्टर तक, ठीक ना, मेन स्विच से जो है स्टार्टर तक वो कंडक्ट यूज किया जाएगा। और उसके बाद देखिए फ्रॉम स्टार्टर टू मोटर टर्मिनल कंडक्ट हैविंग 32 mm डायमीटर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और फिर स्टार्टर से जो मोटर के बेस तक जो पहुंचाएंगे पाइप के जरिए, उस पाइप का जो डायमीटर होगा वो होगा 32 mm। अब हम आपको फिगर से समझाते हैं। चलिए आगे इस ब्लॉक डायग्राम को आपको हम 3D फिगर में दिखा रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि तो चलिए इस फिगर से, ये 3D फिगर से, 3D वर्कशॉप के फिगर से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक ना। 2D ब्लॉक डायग्राम में जब आपको जनरली समझ में नहीं आया हो, आपको बस अपने रूम को भी एजम्पशन करके चलना है, ठीक ना। और रूम को एजम्पशन करके, ठीक ना, जस्ट उस जितना भी डाटा दिया गया, जितना भी स्टेप दिया गया उसको बस अपने माइंड में फिट कर देना। फिट करने के बाद आपका जस्ट 25+ मार्क आएंगे। देखिए सपोज यहाँ आपको इस कोने में आपको क्या दिया गया है, AC मेंस दिया गया है। AC मेंस कहने का मतलब आपको 3 फेज वायर दिया गया है, जो कि आपको यहाँ जो मोटर इंस्टॉल करना है वहाँ तक आपको लाना है, जिसमें कितना एस्टिमेटिंग, कितना कंडक्ट लगेगा, कितना केबल लगेगा, उसका क्या खर्चा आएगा, आपको एस्टिमेटिंग कोस्टिंग करना है। जैसे यहाँ आपको क्या किया है, AC मेंस दिया गया तो आपको जस्ट यहाँ से 0.5 मीटर हट के यहाँ आपको मेन स्विच लगा देना है, ठीक ना। मेन स्विच लगाने के बाद जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ देखिए आप इस फिगर में थोड़ा ये जो दीवार है, इस दीवार के इस साइड देखिए, यहाँ इस साइड से आपको जस्ट 3 मीटर हट के, कितना 3 मीटर इधर से भी और 3 मीटर इस दीवार से भी हट के, जैसे यहाँ आपका मेंस दिया गया, ये मेन स्विच लिया है, 0 पॉइंट हटा के 3 मीटर इधर से हट के और 3 मीटर इधर से हट के, अब समझने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद यहाँ आपको क्या करना है, मोटर को इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको जो है मोटर स्टार्टर जो है यहाँ इंस्टॉल करना है, डेल्टा स्टार्टर। और उसके बाद जस्ट बगल में आपको क्या करना है, मोटर स्विच को इंस्टॉल करना है। जैसे ये मोटर स्विच है, ये क्या हो गया, स्टार्टर हो गया। और उसके बाद यहाँ से आपको वायर लेके आना है, कंडक्ट लेके आना है और कंडक्ट को यहाँ से मैच करा देना है। इस तरह का फिगर आप 3D में एजम्पशन कर सकते हैं। यहाँ क्या है, सप्लाई मेंस से 0 पॉइंट हट के हम क्या करेंगे, ICTP स्विच इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद कंडक्ट लेते हुए यहाँ उनको मोटर स्विच देंगे ताकि हम ऑन ऑफ कर सके। उसके बाद स्टार्टर का यूज करेंगे
और उनके बाद यहाँ 3 मीटर इधर से और 3 मीटर इस साइड से हट के यहाँ उनका बेस बनाएंगे मोटर का, जहाँ हम मोटर को इंस्टॉल करेंगे। आई होप ये आप फिगर आपको समझ में आया होगा। तो इसके लिए अब जस्ट आपको इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा अपने रूम को एजम्पशन करके चलिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे, हम आपको समझा देंगे। और नहीं भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, पूरा टॉप जितना भी स्टेप है आपको रिमेंबर कर लेना है, आपको मार्क आएंगे। तब देखिए इसमें क्या क्या है, यानी कि मेन स्विच से जो है स्टार्टर तक, मेन स्विच से जो है स्टार्टर तक हम क्या यूज किए हैं, 25 mm डायमीटर का कंड्यूट मतलब पाइप, और जो है और जो स्टार्टर से मोटर टर्मिनल से जो में यूज करेंगे वो होगा 32 mm डायमीटर का कंड्यूट। क्यों? क्योंकि वो हम अंडरग्राउंड करेंगे उसको, तो वो थोड़ा मोटा होना चाहिए उसका डायमीटर। तो चलिए आप एस्टिमेटिंग करते हैं कितना लेंथ का कंड्यूट चाहिए। तो सबसे पहले एसी मेन से मेन स्विच तक कितना लगेगा कंड्यूट। तो एसी मेन से मेन स्विच तक 0.5 मीटर, क्योंकि 0.5 मीटर ही हटाए थे, आप फिगर में देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए ये एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रन, जैसे ये हमारा वर्कशॉप है, तो इस तरह से अगर हम चलेंगे तो ये हुआ हॉरिजॉन्टल रन, और अगर ऐसे चलेंगे तो ये हुआ वर्टिकल रन, यानी ऊपर से नीचे आएंगे या नीचे से ऊपर जाएंगे तो इसको बोलेंगे वर्टिकल रन, या ठीक ना। और वाल के पैरेलल चलेंगे तो वो होगा, या ज़मीन के पैरेलल चलेंगे तो वो होगा हॉरिजॉन्टल रन, चूँकि ये आपको मालूम होगा। तो देखिए यहाँ, तो ये जो एसी मेन से और मेन स्विच के जो होगा बीच का लेंथ कंड्यूट का वो होगा 0.5 मीटर हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वर्टिकल रन तो कर नहीं रही है। और उसके बाद देखिए मेन स्विच से आपको मोटर स्विच तक जो होगा वो 26 मीटर होगा, क्योंकि 30 मीटर का लेंथ है। तो वो हम बताए थे कि 3 मीटर आप मोटर को उधर से एक साइड से हटा देना, उसके बाद 0.05 हटा के 4 हो जाता है। 4 होने के बाद जो 30 में से अगर हम 4 कर देते हैं कितना हो जाएगा 26। सिर्फ यहाँ डाटा दोस्तों चेंज होगा 26 याद रखना है। इसके जगह आप जो भी आपको डाटा दिया जाएगा उसमें से आपको 4 माइनस करके यहाँ लिख देना, बाकी आपका जो भी सेम होगा। अब क्या करना है, वर्टिकल रन कहने का मतलब हुआ कि जैसे अगर ये हमारा वर्कशॉप का है तो जैसे मेन स्विच से यहाँ आए, अब 1.2 मीटर नीचे गिरेंगे उनके बाद यहाँ हम क्या लगाएंगे, मोटर का स्विच लगाएंगे, और जस्ट इसके बगल में 0.5 मीटर हट के स्टार्टर लगाएंगे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, और उनको फिर 32 डायमीटर के कंड्यूट वायर से बेस तक पहुँचा देंगे, मोटर के बेस तक। फिर है नेक्स्ट वन है मोटर स्विच से जो स्टार्टर तक जो होगा वो कितना होगा 0.5, अभी आपको पता है। और वर्टिकल रन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो जस्ट लाइक हॉरिजॉन्टल जस्ट इन इसके जस्ट पैरेलल में होगा, सीरीज में होगा, सॉरी। तो यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है अब क्या करेंगे, स्टार्टर से जो है मोटर के टर्मिनल तक लेके जाएंगे। तो देखिए स्टार्टर से जो है मोटर टर्मिनल तक जो लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जैसे ही वाल से क्या किए 3 मीटर जो है साइड किए थे उनके बेस को, तो उनका लेंथ हॉरिजॉन्टल रन कितना हो जाएगा 3 मीटर, और उसके बाद वर्टिकल रन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1.3 मीटर। एक बार मतलब स्टार्टर जहाँ से है उसके बाद फ्लोर तक आने में कितना लगेगा 1.3 मीटर। फिर उसके बाद 0.5 मीटर जाएंगे अंदर, मतलब ज़मीन के भीतर उसके बेस तक, मतलब अगर जो भी मोटर है उनके बेस तक। हम आपको आगे फिगर में समझाएंगे, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे कि सिंपल यहाँ आप देख सकते हैं ये कंड्यूट का फिगर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ ये जो है जैसे स्टार्टर है ये वाल पे है, वाल से कितना है 1.3 मीटर नीचे आए, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ जस्ट नीचे थोड़ा और जाएंगे 0.5 मीटर ज़मीन के भीतर, और जस्ट उनसे 3 मीटर आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद फिर 0.5 मीटर ऊपर जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उनका जो फाउंडेशन है मोटर का फाउंडेशन तक पहुँच जाएंगे। आप जैसा कि यहाँ सर्किट डायग्राम में समझ सकते हैं अच्छे से। तो ये था स्टार्टर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ को ऑफ कंड्यूट को कैलकुलेट कर लेंगे। एच रन कितना हुआ यहाँ ऐड करके लिखेंगे, बी रन वर्टिकल रन कितना हुआ ऐड करके लिखेंगे, और उसके बाद टोटल लेंथ जो होगा एक्स प्लस वाई को ऐड कर देंगे, प्लस 10% टोलरेंट या वेस्टेज का मतलब हुआ जैसे पाइप लगाने के दौरान या वायर लगाने के दौरान कहीं काट छाँट तो करनी पड़ती है ज्वाइंट करने के लिए, ठीक ना, वायर को जोड़ने के लिए, तो उसी को बोलते हैं टोलरेंस। 10% जो है वेस्टेज होगा तो उसको आपको क्या करना है, उनको भी उसमें जोड़ देना था। 30 + 4 + 3.54 सॉरी 30 + 4 क्या हो गया 34, और उसका जो है 10% कितना हो जाएगा 3.4, तो वो ऐड कर देना कितना हो गया 37.4, जो कि लगभग हो जाएगा 37 मीटर। तो सिर्फ आपको डाटा यहाँ चेंज होगा 26 मीटर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एस्टिमेट द लेंथ ऑफ फेज वायर। आप फेज वायर जो 3 फेज वायर जो यूज करेंगे एसी मेन से लेकर मोटर के बेस तक ले जाने में, तो उनका लंबाई कितना होना चाहिए, उनका लेंथ कितना होना चाहिए। तो इसको कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर हम पाइप जो
कंड्यूट का जो कैलकुलेशन कर लिए, एस्टिमेशन कर लिए, तो जस्ट उसी पाइप में ना वायर जाएगा। तो जब वायर उसी पाइप में जाएगा तो जितना कंड्यूट का लेंथ होगा उतना ही क्या होगा, हमारा वायर का लेंथ होगा। तो जस्ट आपको क्या कर देना है, 3 से मल्टीपल कर देना है टोटल लेंथ ऑफ कंड्यूट को। 3 से क्यों, क्योंकि 3 फेज वायर है, तो 3 फेज वायर है यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हमको इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीपल कर देंगे लेंथ ऑफ टोटल कंड्यूट AC2 मैच। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, कंड्यूट और फेज वायर का कैलकुलेशन कर लेंगे। और जस्ट ये जो अर्थ वायर है ये क्या करता है, 2 इंटू टोटल लेंथ ऑफ कंड्यूट वायर, यानी कि 2 गुना कंड्यूट वायर के 2 गुना जो है अर्थ वायर का यूज किया जाता है। जस्ट ये आपको याद रखना है, जो स्टेप है उनको याद करना। और ये जो चूँकि 1 kg में 10 मीटर होता है कॉपर वायर, अर्थ कॉपर वायर, जैसे का फिगर में देख सकते हैं, और इसीलिए 74 मीटर में कितना हो जाएगा, 7.4, यानी कि 7 kg लगभग। यानी कि जो हम वो अर्थ वायर लेंगे मार्केट से, वो कितना लेंगे, क्योंकि ये अर्थ वायर जो है केजी के हिसाब से आता है, मीटर के हिसाब से नहीं आता है, तो वो 7 kg लेंगे। उनके बाद आप यहाँ वायरिंग डायग्राम देख सकते हैं, जो भी आपको हम आपको बताएं। बस आपको 3D में सोचना है, आपको जस्ट अपने रूम को एग्जामिनेशन करके चलना है, और जितने भी डाटा है अपने माइंड में सेव कर लेना है। आप देख सकते हैं ये एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर से ये ICTP स्विच है जो कि 0.5 मीटर हट के है। फिर यहाँ से देखिए, फिर ये मेन मोटर स्विच है, और उसके बाद ये स्टार्टर है, और स्टार्टर से फिर हम नीचे किए, ये अंडरग्राउंड होते हुए फाउंडेशन तक पहुँच गया। और जस्ट इसमें जो है ये वायर दिया गया, वायर का सिंबल, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक जो है स्टार्टर जो है अर्थ वायर का यूज करेंगे, ताकि जो भी ऑपरेटर है वहाँ वो प्रोटेक्टेड रह सके। आप देख सकते हैं फ्लोर है। उनके बाद हम इनका कॉस्टिंग करेंगे। लास्ट स्टेप है हमारा कॉस्टिंग का। तो जितना भी डाटा दिया गया आपको जस्ट इसको रिमेंबर कर लेना। ये जितना भी प्राइस है एकदम वेल डिफाइंड प्राइस आपको ये रिमेंबर कर लेना है, और ये जितना भी इधर डाटा है वो भी आपको रिमेंबर कर लेना है। जस्ट यहाँ आप देख सकते हैं कुल मिला के आपको 7 मटेरियल नेम्स हैं जो आपको रिमेंबर करनी है। तो यहाँ फ्लेक्सिबल पाइप है, कंडक्टर वायर है, अर्थ वायर कितना यूज होगा, जैसे कि यहाँ 8 kg ले लिए तो 7 kg हुआ था। और यहाँ ये जो क्वांटिटी का सेक्शन है, इसमें आपको जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट डाटा यहाँ आपको डालना है, बट इधर आपको कुछ नहीं करना है। और टोटल अमाउंट जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप ICTP स्विच 2 लेते हैं यहाँ तक तो सेम ही होगा। फ्लेक्सिबल पाइप अगर यहाँ 10 मीटर का होगा तो यहाँ उतना मीटर के हिसाब से इतना जो भी प्राइस हो आपको कैलकुलेशन कर देना। और रिमार्क्स मतलब किस कंपनी का है, जैसे कि यहाँ ICTP स्विच लिए भारत PVT लिमिटेड का, सुपेरिया PVT लिमिटेड का, BTEX का लिए, तो ये सब कंपनी का नाम है। और उसके बाद फाइनली आपको क्या कर देना है, टोटल को कैलकुलेशन कर देना, टोटल कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल। तो जितना प्राइस होगा ये आपको यहाँ कैलकुलेशन कर देना। कैलकुलेशन जैसे यहाँ इनका हुआ 7202, ये इनका प्राइस हुआ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। बस आपको क्या करना है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, चूँकि ये थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है, जब तक आपके माइंड में 3D फिगर नहीं बनेगा इस क्वेश्चन को लेके, तो आप नहीं समझ पाइएगा। अगर नहीं भी समझते हैं तो जितने भी 7 स्टेप आपको दिए गए हैं इस वीडियो में, तो 7 स्टेप को आप जस्ट आपको रिमेंबर रख लेना। देखिए आपको क्या क्या यहाँ डाटा चेंज होगा। ये अब डाटा सिर्फ यहाँ आपको चेंज होगा, ब्लॉक डायग्राम चेंज हो सकता है, और उसके बाद लोड करंट जो होगा वो चेंज होगा, कितना आएगा लोड करंट, जैसे यहाँ 16 आया। फिर उसके बाद आई मैक्स जो है, मैक्सिमम करंट कितना खींच रहा है वो चेंज होगा। और उसके बाद इसमें 26 मीटर जहाँ भी होगा वहाँ चेंज होगा, और उनका लेंथ जो है कंडक्ट का होगा वो चेंज होगा, और फेज वायर का भी चेंज होगा, ठीक ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये जो वायरिंग डायग्राम है, वायरिंग डायग्राम आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चन आए वायरिंग डायग्राम जस्ट ऐसा ही बनाना है, ठीक ना। और उसके बाद इधर कॉस्टिंग का जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो मटेरियल आप याद कर सकते हैं 7। जस्ट जितना भी डाटा है आपको बस रिमेंबर कर लेना है। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे एकदम 25+ मार्क आएंगे ही आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं हाउस वायरिंग पे भी वीडियो बनाऊँ तो जरूर आप कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ आप 10 मार्क के जो 2 क्वेश्चन आते हैं उस पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सजेस्ट करूँ तो जरूर कमेंट करिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।